यार ये क्या चीज़ है, शर्म कर दो। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। वैसे तो मुझे तुम में और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ आपकी बात सुनकर नरमीन ने इसके कंधे पर ज़ोर से मुक्का मारा। वो दर्द से करा उठा। क्या करती हो जालिम लड़की, अगर दोबारा तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं ताया जान को जाकर बता दूँगी कि तुमने इनकी महबूबा की बेटी के साथ चक्कर चलाया हुआ है। ला हौल वला कुव्वत। ताई जान को पता चल गया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगी। अरे मुझे क्यों मारेंगी, जाकर अपने शौहर को पकड़े ना, जिनको इस उम्र में भी लिहाज नहीं है। इनकी सारी पाबंदियां हम पर शुरू होकर हम पर ही ख़त्म हो जाती हैं। खैर चुप कर जाओ, थोड़ी ही देर में वो लड़की एकेडमी से बाहर निकलेगी। तुम्हें यकीन है? क्या यही वो औरत है जिसका तैमूर ख़ान के साथ चक्कर चल रहा है? मैंने ख़ुद इसको कैफ़े में तैमूर के साथ हंसते हुए बातें करते देखा था। ये भी तो हो सकता है कि ये इसकी फ्रेंड हो। ये लड़की जो कोई भी है, हमने इसको तैमूर ख़ान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। रुको, देखो तैमूर भाई भी इस तरफ ही आ रहे हैं। वो तैमूर को इस जाने पाता हुआ देखकर फ़ौरन से ट्रक के पीछे जाकर छुप गए थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये औरत आखिर चीज़ क्या है। वो अजीब किस्म के वेस्टर्न और मशरक़ी लिबास के इम्तिज़ाज में मलबूस थी। नरमीन ने अपना कैमरा संभाला हुआ था, जबकि वहाब अपनी तेज़धार आँखों से इस लड़की का एक्सरे कर रहा था और इसने उसे ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। इस लड़की को खाने के लिए नहीं कहा मैंने तो तौबा करो, इतना गंदा टेस्ट नहीं है मेरा। और 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, वो लोग इसी तरफ ही आ रहे हैं। रुको, मैं अभी इनकी 3-4 तस्वीरें निकलवाती हूँ, फिर मज़ीद इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके इसको दादा जान को जाकर दिखाऊंगी और इनको बताऊंगी कि इनका शक्ल से शरीफ नज़र आने वाला पोता अंदर से कितना बड़ा वहशी दरिंदा है। आहिस्ता आवाज़ में बात करो, मुझे लगता है कि इन्हें पता चल गया है कि कोई इन्हें देख रहा है। प्लीज़ 2 मिनट के लिए पीछे ही छुप जाना। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये लड़की आखिर चीज़ क्या है। मुझे तो ये आधी तीतर और आधी गुलहरी लग रही है। वहाब के लिए अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गया था। इससे फ़ौरन ही अपने लबों पर हाथ रखा, जबकि मोहतरमा फिर से ताका झाकी करने लगी थी। ला हौल वला कुव्वत। तौबा तौबा, ये सब देखने से पहले मैं गुज़र क्यों नहीं गई। देखो तो कैसे एक दूसरे के साथ चिपक कर खड़े हैं। शर्म कर जाओ, कहाँ चुपके हुए हैं। दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा फासला तो है ना। महरमों को एक दूसरे के इतना करीब भी नहीं होना चाहिए। और तुम क्यों मेरे साथ फ्री हो रहे हो, दूर होकर खड़े हो। जज्बात में आकर इसने वहाब को धक्का दिया। अपनी इस बेवकूफ़ी पर उसे बाद में पछताना पड़ा था, क्योंकि वहाब साहब का जब 66 किलो वज़न ज़मीन पर जाकर गिरा तो अच्छी खासी आवाज़ पैदा हुई थी। यूँ लग रहा था जैसे एक छोटे पैमाने पर धमाका हुआ हो। तैमूर ने निगाहें उठाकर देखा। इसकी आंखों में गुस्से के मारे शोले लपकने लगे थे। इतना तो उसे अंदाज़ा था कि वो दोनों नमूने काफ़ी अरसे से इसके पीछे पड़े हुए हैं और इसके बारे में सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो यूँ इसकी जासूसी भी शुरू कर देंगे। क्या हुआ है? मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छी खासी चोट लगी है। इस बच्चे की चोट तो मैं दुरुस्त करता हूँ। मैडम मारिया, आप प्लीज़ चलें, घर जाकर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इस केस को किस तरह से लेकर चलना है। मैं आपसे बाद में इस बारे में तफसील से बात करता हूँ। ओके सर। वो उससे अलविदा कहती हुई वहाँ से निकल गई। दरअसल वो एक केस के सिलसिले में तैमूर के साथ काम कर रही थी। वो इन दोनों नमूनों की तरफ बढ़ गया था। वहाब सहमी हुई नज़रों से दरख्त के साथ ही मौजूद बेंच के पीछे छुपी हुई अपनी कज़न को देख रहा था, जो इसके सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई थी और इसकी मिन्नतें कर रही थी। खुदा का वास्ता है, इस जल्लाद को मेरे बारे में ना बताना। वो बार बार अपनी गर्दन की तरफ इशारा कर रही थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर तुमने उसे बता दिया तो हम दोनों की गर्दनें उड़ जाएंगी। वहाब कहाँ इतनी आसानी से इसको छोड़ने वाला था, और वैसे भी इसने कसम खाई हुई थी कि अगर वो फंसेगा तो साथ अपनी कज़न को भी फंसाएगा। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आए थे। इसने मुझे बताया था कि आपका किसी लड़की को हरासा कर रहे हैं। इसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी। निगाहें फेर कर देखा तो वो मोहतरमा बेंच के पीछे बैठे हुए थी। समझ रही थी कि वो छुप गई है। इसकी मिसाल ऐसी थी कि अगर बहरिया गधे को खाने के लिए आए तो वो अपनी आंखों पर कान रख लेता है
और ये समझता है कि वो छुप गया है, जबकि भेड़िया आराम से इसको खाकर डकार मारकर अपनी राह लेता है। उठो यहाँ से, तैमूर की आवाज़ सुनकर बहुत जल्दी से होश की दुनिया में आई थी। वो इसके सामने अपने चकराते हुए सर को संभालने की एक्टिंग कर रहे थे, और तुमने यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग की, तो मैं कसम उठाकर कहता हूँ इसी जगह पर ही तुम्हारी कब्र बनाऊँगा। इसने अपने डूब तोलते हुए सर को फ़ौरन से संभाला था और सर झुकाकर मुँह दबाना अंदाज में इसके सामने खड़ी हो गई थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से फ़ौजी अपने ऑफिसर के सामने खड़ा होता है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सवाल इसने वहाब से पूछा था वही सवाल इसने इस मोहतरमा से भी पूछना ज़रूरी समझा था, क्योंकि जानता था कि इन दोनों के बयान ही एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। मैं यहाँ एकेडमी में एडमिशन के सिलसिले में आई थी कि मुझे वहाब अभी यहाँ पर नज़र आ गया। मैंने उसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इसने मुझे बताया कि ये आपकी जासूसी कर रहा है। मैंने कसम से उसे बहुत मना किया, मैंने इसको बहुत समझाया, देखो ये गलत बात है, इस तरह से किसी की जासूसी नहीं करनी चाहिए, मगर ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये आपको मेरे ख़िलाफ़ भड़काएगा, और तुम डर गई। कसम से मैं डर गई थी, झूठी कसम मत उठाओ, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है। ये सुनकर वो बुरा सा मुँह बनाने लगी थी। यानी मुझ पर आपको यकीन ही नहीं है? वो तनफन करते हुए इसके साथ हवेली के अंदर दाखिल हो गई थी। इन दोनों को इससे स्टडी रूम में जाने के लिए कहा था और ख़ुद दादी जान के कमरे में चला गया था, जो पिछले 3 दिनों से इसको एक ही बात कह रही थी कि नरमीन जैसी लड़की तुम्हें चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। चिराग की रोशनी तो क्या, मैं आजकल बल्ब की रोशनी पर भी यकीन नहीं रखता हूँ। अच्छी खासी काली औरत इसकी रोशनी में चमकने लगती है। मुझे तो माफ़ी रखें और दोबारा मुझसे इसके हवाले से बात ना कीजिएगा। लो जी, तुमसे बड़ा नाशुक्रा इंसान मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतनी अच्छी प्यारी और सुलझी हुई बच्ची, दादी जान बस कर जाए। सुलझी हुई बच्ची ने आज वो कारनामा सरअंजाम दिया है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप अभी अपने कानों को हाथ लगाएंगी। ये मेरी जासूसी करने के लिए एकेडमी तक पहुंच गई थी। हाय मेरे अल्लाह, इसने तो मुझे कहा था कि इसकी दोस्त की सालगिरह है और वो इसकी बर्थडे पार्टी पर जा रही है। मुबारक हो दादी जान, इसने आपको भी उल्लू बनाने की शुरुआत कर दी है। अब आप आगे आगे देखें आपके साथ होता क्या है। आज इसके साथ मैं जो हशर करूँगा वो ना सिर्फ पूरी हवेली देखेगी बल्कि मोहल्ले वाले भी सुनेंगे। ख़बरदार अगर कोई हम लोगों के बीच में आया। वो बिन माँ बाप की बच्ची है। दादी ने इसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, मगर इसके सर पर तो बदला लेने का भूत सवार था। आखिर कोई कैसे यूं ही मुंह उठाकर इसकी जासूसी करके इसको पूरी दुनिया में रुसवा कर सकता था। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो इसका पाँव एक पतले से धागे के साथ जाकर टकराया था। अगले ही पल में एक बहुत बड़ी पिंक जिंक से भरी हुई बाल्टी इसके ऊपर आकर गिरी थी। दरअसल वो रंग फेक पेंट में मिक्स किया गया था। तुम लोगों को मेरे हाथों कत्ल होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, ऐसे अपनी आंखें साफ करते हुए हलक के बल चिल्लाते हुए कहा था। हमने कुछ नहीं किया, दोनों ने नॉर्मल अंदाज में कहा और अपने कंधे उचका दिए थे। जब वो दोनों स्टडी रूम में दाखिल हो रहे थे तब उन्होंने इस पतले से धागे को देख लिया था। दोनों ने शरारती अंदाज में एक दूसरे की आंखों को देखा था। वो ये भी जानते थे कि स्टडी रूम में कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए इस जगह पर वो इस तरह की गलती करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये जिस किसी ने भी किया तो बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाला था। तो फिर किसने किया है हमें नहीं पता। इन दोनों ने कंधे उचका दिए थे। अब मैं कैमरे में चेक कर रहा हूँ, अगर तुम लोग हुए तो फिर तुम लोगों को गाँव भिजवा दूँगा। इन दोनों ने बेसाख्ता खौफ के मारे थूक निकला था। तुम्हें वाकई में यकीन है ना कि हम दोनों ने ये काम नहीं किया? नरमीन को अभी भी अपने ऊपर यकीन नहीं था, क्योंकि वो बुरी बुरी हरकतें करके भूल जाती थी। वो तो रात का खाया हुआ भी भूल जाती थी। किसने किया बात कही, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। इसकी याददाश्त बहुत ही ख़राब थी। हाँ मुझे यकीन है, मुझ पर भरोसा रखो। जब कैमरे में चेक किया गया तो पता चला ये बंटी साहब का काम है, जो कि इस हवेली के सबसे छोटे नफूस थे, जिसको 2 दिन पहले ही तैमूर ख़ान ने ट्रिप के पैसे देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो एग्ज़ाम से बुरी तरह से फ़ेल हो गया था। पूरी रात वो वीडियो गेम्स खेलता रहता था और फिर सुबह जब स्कूल जाने का वक्त होता तो वो घोड़े गधे बेचकर सो जाता था। इसकी नींद इतनी पक्की थी कि अगर इस आसपास ढोल भी बज रहे होते तब भी इसको सुनाई नहीं देता था। दादी जान को अपना वो छोटा सा पोता बहुत अजीज था, इसी वजह से वो हमेशा इसकी साइड लेती थी
और इसी वजह से वो हमेशा इसकी साइड लेती थी और इसके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह बनकर खड़ी हो जाती थी और सबको खुलेआम ललकारती थी कि अगर तुम में से किसी में भी दम है तो मेरे पोते को हाथ लगा कर दिखाओ। और फिर यूँ दादी जानने की वजह से कोई भी बंटू से पंगा नहीं लेता था क्योंकि बकौल इसके वो बहुत ज़्यादा असर रसूख का मालिक था। क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखें, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ आपकी छोटी सी जासूसी की थी। वो तस्वीरें मेरे हवाले करो। नहीं, वो मैं डिलीट कर दूँगी। मैंने कहा है वो मोबाइल और वो तस्वीरें मेरे हवाले करो। दरअसल मोहतरमा, पूरा रास्ता ही इसकी तस्वीरें एडिट ही नहीं करती आई थी और फिर वो वहाब को दिखाकर इसकी तस्वीरों का मजाक बनाती आई थी। अभी जब तैमूर ने वो तस्वीरें देखी तो इसका खून गुस्से से खोलने लगा था। निकलो बाहर और तुम यहीं पर रुको। वहाब को वहीं पर रुकने का इशारा करके इसने इस लड़की को बाहर निकाला था जो इसके सर पर एक अजाब बनकर नाजिल हुई थी। हाँ, मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? उसे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, उसे बिल्लियों से भी खौफ महसूस होता था। उल्लू को देखकर ही इसकी आंखें गोल गोल घूमने लगती थी। मुख्तसर ये कि उसे जानवर पसंद ही नहीं थे, बल्कि उसे जानवरों से खौफ महसूस होता था। वो उसे लेकर हवेली के पिछले हिस्से में आ गया था। इसको लग रहा था कि वो जालिम इंसान इसको काले रंग के कुत्ते के सामने फेंक देगा और फिर अगले ही लम्हे वो कुत्ते को इसको चीर फाड़ डालेंगे और इसका अंजाम बचपन में पढ़ी जाने वाली इसी कहानी में मौजूद बच्चे की तरह होगा जिसकी मदद को कोई नहीं पहुंच सका था। आपको पता है कि मजलूम पर जुल्म करने की इंसान को कितनी बड़ी सज़ा मिलती है? वो इंसान दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी तबाह और बर्बाद हो जाता है, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। तैमूर को ख़बरदार करना इससे अपना फ़र्ज़ समझा था। वो इसकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ हवेली में मौजूद इस बड़े से कमरे के सामने आ गया था और अगले ही लम्हे वो इसको इस कमरे के अंदर धक्का दे चुका था। बाहर से इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी क्योंकि उसे अंधेरे से भी डर लगता था। इसकी तबीयत ख़राब होने लगती थी मगर तैमूर को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। आज की सारी रात तुम यहीं पर ही गुजारोगी ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खोलेंगे, यहाँ पर तो कीड़े मकोड़े भी मौजूद हैं। अगर कोई सांप बाहर निकल आया, इससे मुझे काट लिया, मैं तो भरी जवानी में मर जाऊँगी। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, इनका क्या होगा? वो मेरे बगैर अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? जो कुछ इसके मुंह में आ रहा था वो बुरे चले जा रही थी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो दोबारा से कमरे में दाखिल हो गया। इसके बाद साथ साबित हुई थी क्योंकि चीखों की आवाज़ें ना सिर्फ हवेली वाले सुन रहे थे बल्कि पूरा मोहल्ला भी फैज़याब हो रहा था। मज़े की बात ये थी कि किसी को भी इसके लिए अफसोस नहीं हो रहा था। सभी दिल ही दिल में खुश हो रहे थे क्योंकि इसने मोहल्ले के एक बंदे की नाक में दम करके रखा हुआ था। आंटी बबली से लेकर अंकल जबरान तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसके साथ इसने प्रैंक ना किया हो, जिसके साथ इसकी दुश्मनी ना हुई हो। तुम गाड़ी की चाबी मेरे हवाले करो, इसने वहाब की आंखों में बराह रास्त देखते हुए कहा था, जो कि कुछ ही दिनों में अपने दोस्तों के साथ नारान कागान जाने का इरादा रखता था। अरे भाईजान, मैंने कहा है कि गाड़ी की चाबी मेरे हवाले करो। अगले 15 दिनों तक तुम्हारा कौन भी फ्रीज़ रहेगा, अकाउंट भी फ्रीज़ रहेगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चाहे मज़दूरी करके पैसे कमाओ या फिर कोई और काम शुरू कर दो, मगर हवेली से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जहाँ तक बंटू साहब का सवाल था तो वो अपनी दादी के नचल के नीचे जाकर छुप गए थे। वो सोने की इंतहाई फ्लॉप एक्टिंग कर रहा था। इन दोनों से नबरत आजमा होने के बाद वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो बंटू दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गया था क्योंकि वह दुपट्टे के नीचे रह कर भी इसका सामना करने की सलाहियत नहीं रखता था। इसको बाहर निकालने और एक क्यों बाहर निकालना लो, मेरा प्यारा बच्चा गहरी नींद सो रहा है, इसकी नींद ख़राब हो जाएगी। दादी जान ने उसे फ़ौरन से अपने साथ लगा लिया था। वो दुपट्टा क्रेप का था जिससे बंटू का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। इसके चेहरे पर एक शैतानी किस्म की मुस्कुराहट फैली हुई थी और इसके दांत भी थोड़े नुमाया हो रहे थे। तैमूर का दिल तो कर रहा था कि वह इसके दांतों को तोड़ डाले, मगर हाय ये बेबसी और ये मजबूरी। सुबह जैसे ही उठे उसे मेरे पास भेजिएगा, मुझे उसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। हाँ ठीक है बेटा, मैं उसे सुबह तुम्हारे पास भेज दूँगी, लेकिन जब अभी इसकी नींद ख़राब ना करो। जब वो कमरे से बाहर निकला तो वो झट से अपनी जगह पर उठ बैठा। इसी वक्त तैमूर भी वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसको बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटता हुआ बाहर ले गया। दादी जान भी कुछ नहीं कर सकी। पूरी रात थी
वो बच्चा हवेली के चक्कर काटता रहा था। सुबह तक इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। चलो इस बहाने तुम्हारा वज़न भी कम हो गया है। अब बहुत ही ज़ालिम इंसान है, देखिएगा आपको अपनी जैसी ज़ालिम औरत मिलेगी जो आपके बाल खींच खींच कर आपको गंजा कर देगी। ला हौला वला कुव्वता। तैमूर ने अपने कानों को हाथ लगाया था। सुबह इसने जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो मोहतरमा कमरे के कोने में दीवार के साथ सर रखे खराटे ले रही थी। इसके गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशानात थे। वो अंदाज़ा लगा चुका था कि पूरी रात थी वो खौफ के मारे रोती रही है और शायद थोड़ी देर पहले ही इसकी रोते रोते ही आँख लग गई थी। तैमूर ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो इसके वजूद को झटका लगा। अगले ही लम्हे वो ज़ोर से इसके सीने से जाकर लगी थी और छोटे बच्चों की तरह सिसकने लगी थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर मत जाएं। प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर जाओ। यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे खौफ से अपनी आंखें मीची हुई थी और बहुत ज़ोर से तैमूर को अपने गले से लगाया हुआ था। वह उसके जिस्म की नरमाहट को महसूस करते हुए एक लम्हे के लिए तो बौखला गया। उसे खुद से दूर करना चाहा मगर वो मज़ीद इसके साथ चिपकने लगी थी। तैमूर ने एक झटके से उसे खुद से अलग किया था। जो सहमी हुई नज़रों से तैमूर की आंखों में ही देख रही थी। इससे बेसाख्ता इस छोटी सी लड़की से निकाह छुड़ाई हुई थी। वो बहुत हसीन थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो किसी का भी दिल धड़काने की सलाहियत रखती थी, किसी भी मर्द का ख्वाब हो सकती थी। मगर मसला यह था कि तैमूर को इसकी ज़ात से दिलचस्पी नहीं थी। तैमूर को हुस्न मुतासिर नहीं करता था, इसको तो अच्छी सीरत मुतासिर करती थी। मैनर्स वाली लड़कियां इसको अच्छी लगती थी। वो लड़कियां जो मैच्योर होती हैं, जो अपने आप को संभालना जानती हैं। यही वजह थी कि इसने दादी जान को भी साफ इनकार कर दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बेवकूफ़ लड़की से निकाह नहीं करेगा। मैं तुम्हें वापस गाँव भिजवा रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो आला तालीम हासिल करनी है। तुमने FSC में जो कारनामा सरअंजाम दिए हैं, इसके बाद तो मुझे अंदाज़ा हो ही गया है कि तुम्हारी पढ़ाई में किस हद तक दिलचस्पी है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और आपको ढेर सारे नंबर लाकर दिखाऊँगी। मुझे ढेर सारी नंबर्स की नहीं ज़रूरत, मैं बस चाहता हूँ कि तुम पास हो जाओ। तुम पिछले कुछ सालों से मुसलसल हमारी नाक कटवा रही हो। ये सुनकर इसने फ़ौरन ही तैमूर की छोटी सी नाक को हाथ लगाया था और मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए कहा था, मगर आपकी नाक तो बिल्कुल ठीक सलामत है, ये तो कहीं से भी नहीं कटी हुई। इसको दिल कर रहा था कि वो अपना सर पीट डाले। जाओ अपने कमरे में। वो उठ खड़ा हुआ तो वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी। तैमूर DSP था, हवेली का सबसे बड़ा बेटा था। इसका रौब और दबदबा बहुत ज़्यादा था। सब लोग ही उसे घबराते थे सिवाय इन 3 नमूनों के। वहाब और बंटू को जितनी भी हिम्मत मिली थी वो सब इस छोटी सी शैतान लड़की की वजह से मिली थी, जिसने सबसे पहले तैमूर खान के ख़िलाफ़ बगावत की थी। और अब वो दोनों ही इसके साथ बराबर के शरीक हो गए थे। हर मामले में ही इसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। नरमीन इसके दूसरे नंबर वाले चचा की बेटी थी जो इस दुनिया से गुज़र चुके थे। इनकी बेटी की तरबियत की ज़िम्मेदारी तैमूर के बाबा ने ली थी, लेकिन इन दिनों वो अपनी बीवी के साथ उम्रा करने सऊदीया गए हुए थे। यही वजह थी कि पीछे जंगल का कानून था। चची जान हवेली में मौजूद तो थी मगर वो बहुत ही सादा सी थी, कोई भी इनकी बात को नहीं मानता था और अगर वो किसी को डांट भी देती थी तो इनकी डांट का भी कोई ख़ास असर नहीं होता था, क्योंकि वो बेचारी एक तो छोटे कद की मालिक थी और इनकी आवाज़ भी बहुत धीमी सी थी। डांटती थी तो यूँ महसूस होता था जैसे गाना सुना रही हो। ये सब भी मोहतरमा नरमीन का ही कहना था। अगर इसकी चची जान ये सुन लेती तो ज़रूर गश खाकर बेहोश हो जाती। अगले दिन वो लॉन में जाकर बैठ गई। वहाँ पहले से ही वहीं पर मौजूद था। या मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। हाँ बोलो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, वहाब ने सरसरी अंदाज में कहा। वो इस वक्त वीडियो गेम खेल रहा था। यार क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में नहीं होगी? ये सुनकर इसने गेम छोड़ी, लैपटॉप बंद करके अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा था। तुम्हें ये फ़िक्र क्यों होने लगी है यार? खुद ही सोचो, मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। हाँ, लड़कियों की तो 30 साल में जाकर शादी होती है और तुम्हारी शादी तो मैं इस वक्त तक नहीं होने दूँगा जब तक तुम 35 साल की नहीं हो जाती। फिर तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी अगर तुमने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया। यार पैसे शॉर्ट हो गए हैं। वो आपने इसके सामने अपना दुखड़ा रोया था। हम पैसे कमा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। वो कैसे कमा सकते हैं मुझे भी तो बताओ। मेरी एक दोस्त है जो कि गुलबर्ग और बहरिया टाउन में जाकर ट्यूशन पढ़ाती है। उसे 2 घंटों के मंथली अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं।
तो क्यों ना हम भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, और ये ट्यूशन हमें ढूंढ कर कौन देगा। और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी निगरानी में अपने बच्चे देगा? तुम खुद भी शक्ल से एक छोटी सी बच्ची ही नज़र आती हो, और जितनी तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन है मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी देगा। ओह हेलो, मैंने इस चीज़ का बंदोबस्त कर दिया है। मैं मरियम से इसकी डिग्री ले लूँगी, इन्हें अपना इतना नाम मरियम बताऊँगी। कौन सा उन्होंने मेरे बारे में डिटेल नहीं वगैरह निकलवानी है? उन्होंने वैसे भी मेरी दोस्त से ही पूछना है, और मैं क्या करूँगा? तुम ज़रा बड़े भाई की डिग्री चोरी कर लो। ये लो मेरे हाथ देखो, यानी शेर की कुछार में जाकर हाथ डालूं? कभी भी नहीं। ठीक है, मैंने तो अपना बंदोबस्त कर लिया है। मेरा काम था तुम्हें मशवरा देना। अगर तुम्हें मेरा मशवरा पसंद नहीं आ रहा तो मैं तुम पर अब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, और ना ही तुम पर अपना फ़ैसला मुसल्लत कर सकती हूँ। तुम वहाँ पर कैसे जाया करोगी? मैं अपने दोस्त के साथ जाया करूँगी। और तुम्हें हवेली से बाहर निकलने की इजाज़त कौन देगा? इसमें तुम मेरी मदद करोगे, और फिर महीने के एंड पर मुझे जो पैसे मिला करेंगे हम इसको हाफ़ ऑफ कर दिया करेंगे। अब ये काम वहाब को काफ़ी हद तक पसंद आया था। ठीक है, मुझे मंजूर है। इस हवेली से निकलने में और फिर दोबारा इस हवेली में लाने में मैं एक भरपूर किरदार अदा करूँगा। इसके पास एक मोटर बाइक भी थी, मगर इसको गाड़ियाँ चलाने का बहुत शौक़ था, लेकिन गाड़ी ज़ब्त होने की वजह से फिर उसे फिर से वापस अपनी औकात में आना पड़ा था। शाम 3 बजे वो लोग वहाँ से निकले थे। इसने घर के सामने पहुंचकर वहाब को मोटर बाइक रोकने के लिए कहा था। तुम्हें यकीन है कि यही घर है? हाँ हाँ, मुझे यकीन है। देखो, एड्रेस में तो यही लिखा हुआ है। वो घर के अंदर दाखिल हो गई तो वहाब भी वहाँ से चला गया था। अंदर ही अंदर इसका दिल घबरा भी रहा था कि यूँ अपनी कज़न को किसी के घर अकेले छोड़ना उसे मायूब तो लग रहा था, मगर पैसों का भी सवाल था। जब इस घर के अंदर दाखिल हुई तो इसको पता चला कि वो गलत एड्रेस पर आ गई है। वो एक नंबर मिस कर गई थी। एक अच्छा खासा हैंडसम नौजवान था जिसने उसे ठीक घर का पता बताया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए बोली। वह हैंडसम भी इसके इस अंदाज़ पर दिलफरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया था। नरमीन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे लगता है कि ये मेरे इश्क में गिरफ़्तार हो गया है। इसी वक्त ही घर के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। अरे आप कहाँ पर रह गए हैं? जल्दी से आए ना, ये मुन्ना मुझे बहुत तंग कर रहा है। आया बेगम, वो ये कहकर अंदर चला गया था। दरवाज़ा ज़ोर से नरमीन के मुंह पर बंद किया था। तौबा तौबा, किस कदर ठरकी इंसान था। बीवी मौजूद है, इसके बावजूद भी मुझ पर मुस्कुराहटें निछावर कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा बदमज़ा हुई थी। सारी चीज़ें इसने अपने बैग में डाली हुई थी। वो थोड़ी सी आगे बढ़ रही थी कि उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। इसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर एक जर्मन शेफर्ड खड़ा था। वो इसको देखकर ऊंची ऊंची आवाज़ में भौंकने लगा था, और फिर इसके इरादे को भांपती वो वहाँ से भागने लगी थी। वो एक पालतू कुत्ता था जो काटता वगैरह नहीं था। वो समझ रहा था कि वो लड़की इसके साथ खेल रही है, इसी वजह से वो भी इसके पीछे पीछे भागने लगा था। हाय अल्लाह, मेरे मर गए, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे जालिम कुत्ते से बचा लो। मैं भरी जवानी में इस कुत्ते की खुराक नहीं बनना चाहती हूँ। अभी तो मैंने अपने बहुत से ख्वाब भी पूरे करने हैं। इसकी नज़र एक छोटे से वाइट कलर के गेट पर पड़ी थी। इसने इस गेट पर पाँव रखा और छलांग मारकर हवेली के अंदर चली गई। वहाँ पर जाकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। इसका दिल काफ़ी हद तक सुकून में आ गया था। क्या यहाँ पर भी जंगली कुत्ते होते हैं? किस कदर अजीबोगरीब इंतज़ामिया है यहाँ की। मैं अम्मी को मना करूँगी कि हम यहाँ पर अपना घर नहीं लेंगे। इसने वहीं पर खड़े खड़े एक फ़ैसला किया था। पलट कर देखा तो वो हवेली काफ़ी पुरानी लग रही थी, जिसका पेंट भी उखड़ गया था। घास भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी। यूँ लग रहा था जैसे यहाँ पर बरसों तक कोई भी ना आया हो। ओ माय गॉड, किस कदर एस्थेटिक व्यू है। वो पसंदीदा नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। ठीक, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? नहीं। अगर किसी ने मुझे इस बंद हवेली में दाखिल होते हुए देख लिया तो वो मुझे चोर समझेगा, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। वो वापस जाना चाहती थी, मगर दरवाजे के सामने खड़े कुत्ते को देखकर वो उल्टे कदमों हवेली के अंदर दाखिल हो गई थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि हवेली के सारे दरवाजे भी खुले हुए थे। जिस तरह की इसकी हालत है, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता होगा। लाउंज बहुत बड़ा था। वहाँ पर मौजूद फर्नीचर पर वाइट कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था। अंग्रेज़ी फ़िल्मों में तो इस तरह के घरों में भूत प्रेत रहते हैं। अगर कोई भूत मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूँगी? मैं आयतुल कुर्सी पढ़ूँगी और इसको भगा दूँगी। वहीं पर खड़े खड़े इसने अपने आप को तसल्ली
दी थी। वो खाना खाए बगैर ही हवेली से निकल आई थी। सुबह इसने नाश्ता भी नहीं किया था और कल रात भी खाना खाने से इनकार कर दिया था। इसने भूख हड़ताल की हुई थी। इसको लगा था कि इस तरह से दादी जान कुछ पैसे इसके हवाले कर देंगी, मगर दादी जान ने अपने बड़े पोते को ज़बान दी हुई थी। वो इसको नाराज़ नहीं कर सकती थी। किचन के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ पर उसे फ्रूट की एक बड़ी सी टोकरी पड़ी हुई नज़र आई। इसके लबों पर जानदार सी मुस्कुराहट नमदार हो गई थी। मेरे अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ना। वो गई, आराम से कुर्सी पर चौपड़ी मारकर बैठ गई और इस टोकरी में से केला उठाकर इसके साथ इससे इंसाफ करने लगी। इसने इस टोकरी में से जापानी फ्रूट भी उठा लिया था जो अच्छा खासा सॉफ्ट था। इसको इस तरह का फ्रूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी इसने इस फ्रूट का एक ही बाइट लिया था कि उसे बाहर से कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई दी थी। वो जल्दी से टेबल के नीचे जाकर घुस गई। मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है क्या? इसने अपने कानों में उंगली देखकर इसको साफ़ किया और दोबारा से वो आवाज़ सुनने की कोशिश की थी, मगर कुछ भी तब्दील नहीं हुआ था। वो आवाज़ इस जल्लाद की ही थी, यानी तैमूर साहब की, और इसके साथ एक और आदमी भी था। यार तुम क्या इस हवेली में अकेले रहोगे? मैं तो कहता हूँ कि मेरे घर चले आओ, वहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक तो हमारे घर पर ही रहो। तैमूर ने सारिम को अपने साथ चलने के लिए राज़ी करने की कोशिश की थी। नहीं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी मेरे पास ये घर है ना, मैं यहाँ पर गुजारा कर लूँगा। कल मैं मुलाजिम को बुलाकर सारी सफाइयाँ वगैरह करवाऊँगा। या मेरे अल्लाह, ये मैं कहाँ पर फंस गई हूँ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई थी, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे कुल पढ़ाए जाएंगे। अरे मेरे रब, सिर्फ़ तू ही है जो मुझे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकता है। मेरी मदद फरमा, मुझे इस जल्लाद के हाथों जलील मत होने देना, वरना इसने मुझे वाकई में गाँव भिजवा देना है। या अल्लाह, ये दोनों यहाँ से गायब हो जाएं, या फिर इनकी याददाश्त चली जाए, ये मुझे पहचान ही ना सकें, या फिर इनकी आंखों की बिनाई चली जाए, ताकि मैं आराम से यहाँ से चली जाऊँ। मुझे टेबल के नीचे नहीं छुपना चाहिए था, मुझे खिड़की से बाहर छलांग लगानी चाहिए। हाय, अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी इसने यह मुहावरा दिली दिल में पढ़ा था कि इसका मोबाइल बजने लगा था। बदकिस्मती से इसने अपने मोबाइल पर एक बहुत ही ऊंची रिंगटोन लगाई हुई थी। वो दोनों ही चौंके। सारिम हल्का सा झुका नीचे बैठी हुई लड़की को देखकर एक ज़ोरदार की इसके मुंह से निकली थी और वो देरी से पीछे की तरफ गिरा था। इसका सर कैबिनेट की हैंडल के साथ टकराया था। उसे अपने दिमाग में कील चुभती हुई महसूस हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये लड़की कहाँ से आ गई है। कहीं ये ज़मीन से उगी थी या फिर आसमान से आकर गिरी थी। इसने ज़मीन पर भी गौर से देखा, वहाँ से भी लड़की उगने के कोई चांसेस नहीं थी। और फिर छत को भी काफ़ी देर तक घूरता रहा था। तब तक तैमूर भी घुटनों के बल बैठकर अपनी कज़न को पहचानकर इसको इंतहाई गुस्से से देख रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर मेरी जासूसी करने के लिए आई हो? नहीं, इससे तेजी से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं तो यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई थी। किस तरह के बच्चों को? क्या तुम्हें यहाँ पर कोई बच्चा नज़र आ रहा है? नहीं, वो यहाँ पर असल में मेरे पीछे कुत्ता लग गया था। कुत्ते से बचने के लिए मैं यहाँ पर घुस गई थी। मुझे भूख लग रही थी। और फिर शट अप, विल यू प्लीज़ जस्ट शट अप, बाहर निकलो। तैमूर ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा तो वो कीड़े की तरह रेंगती हुई टेबल से बाहर निकली थी और इसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। ये कौन है? तब तक सारिम भी अपने आप पर काबू पा चुका था और इंतहाई पसंदीदा नज़रों से सामने खड़े हुए इस मासूम सी लड़की को देख रहा था, जो कभी आंखें टमटमाती थी और कभी अपनी निगाहें झुका देती थी। मेरी कज़न है। इंतहाई बदकिस्मती के साथ ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है भी था। क्या आप अपनी फ़ीमेल कज़नों को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं? तौबा तौबा, कितनी गलत बात है। मैं दादी जान से जाकर आपकी शिकायत लगाऊंगी। चुप कर जाओ, 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ। इसने उंगली अपने लबों पर रख दी थी। अब इसकी आंखों में शरारत चमक रही थी, जबकि सारिम अपने आप को इसके हुस्न में डूबता हुआ महसूस कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी सिर्फ 2 हफ्तों की ही तो बात है कि 2 हफ्ते में तुम्हारी हवेली में गुजार लूँगा। हाँ चलो फिर निकलते हैं। तैमूर इसकी बातों के मफ़हूम को समझ चुका था और अंदाज़ा लगा चुका था कि वो ये किस लिए कह रहा है। वैसे भी वो जिस लड़की के लिए ये सब कुछ कह रहा था वो बहुत जल्द ही गांव वापस जाने वाली थी।
हवेली के सब बच्चों को यही सज़ा दी जाती थी, क्योंकि गांव में दादा जान मौजूद थे और दादा जान अच्छे खासे सख्त मिजाज थे। वो काफ़ी उम्र के हो चुके थे, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने सारी ज़मीनों के हिसाब किताब रखे हुए थे। दादी जान को तो खैर गांव का माहौल पसंद ही नहीं था। वो जो शुरू से ही शहर में पली बड़ी थी, इसलिए वो अपने बड़े बेटे के साथ शहर आ गई थी, जबकि छोटे 2 बेटे गांव में ही ठहरे हुए थे। दादी जान प्लीज़ मेरे ऊपर ये जुल्म मत करें, मुझे जलाओ वतन ना करें, मैं मर जाऊंगी। वहाँ पर तो इंटरनेट भी ठीक तरह से नहीं आता है, सर्विस भी नहीं है, मैं कैसे गुजारा करूँगी। किताबें तो मुझे पसंद ही नहीं है, प्लीज़ दादी जान मुझे वहाँ पर ना भेजें। वो इनके पाँव में बैठी हुई छोटे बच्चों की तरह बिलबिला कर रो रही थी। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े फ़ैसला किया था। इसी रात ही ने सारिम की फैमिली की भी कॉल वसूल हुई थी, जिन्होंने इस नादान लड़की का रिश्ता मांगा था। चूँकि वो लड़की इनके बेटे को पसंद आ गई थी, इसी वजह से वो देर नहीं करना चाहते थे। सारिम की माँ ने वो लड़की इसकी भेजी हुई तस्वीर में देखी थी, जो सारिम ने उसे छुपकर बनाई थी। खुशी के मारे दादी जान के हाथ पांव फूल गए थे। सारिम जिस मकसद के लिए हवेली में आया था, वो मकसद पूरा हो गया था। जब इस छोटी सी लड़की को इस बारे में बताया गया, तो वो भी शर्माने की नाकाम एक्टिंग करने लगी। आपने मुझे कहा था कि मेरी शादी नहीं होगी, देखें कितने हैंडसम इंसान का रिश्ता आया है मेरे लिए, जलें आप मुझसे। हाँ, अब इस दुनिया में यही एक काम रह गया है। मुझे तो अपने दोस्त के लिए अफसोस हो रहा है, जो आंखों देखी मक्खी निगल रहा है। आपको अफसोस नहीं हो रहा, बल्कि आपको जेलसी हो रही है, क्योंकि वो मेरे हुस्न का दीवाना हो गया है। इसने अपने बाल हवा में झटके थे। तैमूर को खुश होना चाहिए था कि इस चुड़ैल से इन लोगों की जान छूट रही थी, मगर वो थोड़ा सा बेचैन हो गया था। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसकी ये कैफियत किस वजह से है। अब इसने गांव वापस जाने पर कोई ववेला नहीं मचाया था। वैसे भी कुछ ही महीनों में इसने यहाँ से रुखसत होकर चले जाना था। वो चाहती थी ये महीने वो खुलकर एंजॉय करे। गांव में वो दादा जान के साथ इनके कामों में हाथ बटाने लगी थी। ये अलग बात थी कि वो हिसाब किताब में बहुत ही नालायक थी। अगर दादा जान इसी से कोई छोटा सा सवाल पूछ लेते थे, तो वो उंगलियों पर गिनना शुरू कर देती थी। जितनी देर वो इस एक सवाल को हल करने में लगाती थी, दादा जान 15-16 मसाइल हल कर चुके होते थे। तैमूर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। अब हवेली में उसे कोई भी परेशान करने के लिए मौजूद नहीं था। उसे तो सुकून में होना चाहिए था, मगर ये बेचैनी किस वजह से थी। इस रात भी वो छोटी सी लड़की के कमरे में के सामने जाकर रुक गया था, जिसके कमरे से अक्सर ही रात 2 बजे के वक्त गाने बजाने की आवाज़ें आती थी। अचानक ही उसे दौरा पड़ता था और वो रात 2 बजे के वक्त उठकर टिकटॉक वीडियोस बनाने लगती थी। क्या आपको मेरी कज़न की याद आ रही है? वहाब की बात सुनकर इसने कहना तो उस नज़रों से इसके चेहरे को घूरा था। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपके दिल में जो कुछ भी है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको जज नहीं करूँगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कल मैंने आपकी घड़ी चुराई थी, मगर आपने मुझे डांटा नहीं। परसों मैं गाड़ी की चाबी लेकर भी चला गया था, मगर आपने मुझे सज़ा नहीं दी। हालांकि जब तक वो चुड़ैल यहाँ पर होती थी, तब तक आप मुझे हद से ज़्यादा सज़ाएं देते थे। तुम्हें तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए। नहीं, मैं शुक्रगुज़ार नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरे जल्लाद भाई ने इतने बड़े गुनाह की सज़ा नहीं दी, उल्टा मुझे माफ़ कर दिया। वाओ, लगता है कि सूरज मगरिब से निकलने वाला है। फ़जूल बातें मत किया करो और 9-2-11 हो जाओ यहाँ से, मुझे नज़र मत आना अब। वैसे एक और बात, सारिम इतना प्यारा भी नहीं है और ना ही वो आपकी तरह अमीर है, आपकी तरह हैंडसम भी नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? इसने झट से सवाल किया था। हाँ भाई, मैं कसम से सच कह रहा हूँ। मुझे बताएं, इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है? वो एक वेला और निकम्मा किस्म का इंसान है। हाँ, इसका अब्बा थोड़ा सा अमीर है, लेकिन क्या फ़ायदा इसी दौलत का जो अब्बा की वजह से मिले। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बस आप थोड़ा सा स्टैंड लेने की कोशिश करें, जाएं और इस लड़की को प्रपोज़ कर दें। दफ़ा हो जाओ, मुझे अब अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूँगा। ठीक है, जा रहा हूँ। भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। खैर, मेरे इस सजेशन पर गौर कीजिएगा, आपको मायूसी नहीं होगी। बाएं आँख विंग करता हुआ वो वहाँ से चला गया था। 2 दिनों के बाद गैर इरादी तौर पर वो खुद भी गांव पहुंच गया था। जैसे ही इसकी गाड़ी हवेली के अंदर जाकर रुकी, अचानक ही एक बाल आया, ज़ोर से इसकी गाड़ी के शीशे के साथ आकर लगा। गाड़ी का शीशा टूट गया। खुदा का शुक्र था कि वो इस वक्त तक गाड़ी से बाहर निकल आया था, वरना कांच के टुकड़े इसके जिस्म में प्योसत हो जाते। तरमीन साहिबा के हवाले से इनके दिल में जो नरमी पैदा हुई थी,
वो भी वहीं खड़े खड़े ख़त्म हो चुकी थी। इसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी। नरमीन इस वक्त हवेली में मौजूद अपने कज़नों के साथ क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ थी। 3 बॉल्स पर वो मुसलसल आउट हो रही थी और हर बारी यही कहती थी कि तुमने बॉल ही गलत करवाई है, ये फ्री हिट थी। और अब जब मोहतरमा छक्का मारने में कामयाब हुई थी तो डायरेक्शन ही रॉन्ग थी। लो जी, एक नया कट्टा खुल गया, ये कहकर हमाद तेज़ी से हवेली के अंदर भागा था। बाकी सब कज़न्स भी वहाँ से 9-2-11 हो गए थे। तैमूर 2 महीनों के बाद इस छोटी सी लड़की को देख रहा था। इसने गहरी सांस खारिज की और इसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया। देखिए, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे मत डांटिएगा। मेरा शौहर भी यहाँ पर आया हुआ है, इसके सामने मेरी इज़्ज़त का फालूदा बन जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन से शौहर की बात कर रही हो तुम? जिससे मेरी शादी होगी। इसने इंतहाई मासूमियत से सफाई पेश की थी। वो तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी तक तुम दोनों की मंगनी भी नहीं हुई, सिर्फ ज़बानी कलामी बात हुई है। और इन बातों की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। जब तक तुम्हारा इसी से निकाह नहीं हो जाता तब तक इसका तुम पर कोई हक़ नहीं है। लेकिन शादी तो अब इसी से ही होगी। क्या पता ऐन वक्त में कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें हकीकत से आशना कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि इंसान को अपने आप को हर तरह के हालात के लिए तैयार रखना चाहिए। जाओ कमरे में, काफ़ी देर हो चुकी है, सर्दी बढ़ रही है, बीमार पड़ जाओगी। आपने मुझे वो बात करते करते खामोश हो गई थी। तैमूर साहब ने इसको डांटा नहीं था। इसका दिल छोटे बच्चों की तरह उछलने लगा था। वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी शादी का सुनकर इनका दिल थोड़ा सा नरम पड़ गया है। चलो शुक्र है, डांट से तो बच गई हूँ। सारिम इसके दादा से मिलने के लिए इसकी हवेली आया हुआ था। तैमूर को वहाँ पर देखकर इसके लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। तैमूर इसके गले लगा और इसके कानों में सरगोशी नुमा अंदाज में बोला, मैंने तुझे क्या कहा था, क्या समझाया था मैंने तुझे? किस तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, इन सब चीज़ों से पीछे हट जा। अरे ऐसे कैसे हट सकता हूँ? मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, इसको अपनाना चाहता हूँ और मैंने इसके लिए अपने आप को चेंज करने का भी फ़ैसला कर लिया है। फ़ैसला करने में और अमल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तुम कल भी लड़कियों के साथ घूमने के लिए क्लब्स में गए थे। अरे यार, क्या तुमने मुझ पर इस हद तक नज़र रखी हुई है? यार, मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ जो एकदम से ही इन सारी चीज़ों को छोड़ दूँगा। इनको छोड़ने में मुझे थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, शायद 1 साल लग जाए। लेकिन इस दौरान मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी कज़न की आँख में आंसू तक नहीं आने दूँगा। वैसे भी मैं इसको तुमसे ज़्यादा मोहब्बत दूँगा, वरना जितना तंग तुमने इसको किया हुआ है वो तुम्हारा नाम सुनकर ही परेशान हो जाती है। मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। तुम्हें अब इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं मौजूद हूँ। क्या हो गया है? क्या एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कर रहे हो? मुझे भी तो पता चले। दादा जान ने इन दोनों को ही मशकूक नज़रों से घूरा था। अरे कुछ भी नहीं, हम तो बस वैसे ही बचपन के किस्से याद कर रहे थे। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तैमूर की आंखों में झांकते हुए वो दिलफरेब अंदाज में बोला था। तुम एक गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। एक पुलिस ऑफिसर के सामने खड़े होकर इसको आंखें दिखा रहे हो। हालांकि तुम जानते हो कि पुलिस अफसर के पास इस हद तक ताकत होती है कि वो इन लोगों को भी सज़ा दिलवा देते हैं जिन लोगों की सज़ा बनती भी नहीं है। यानी तुम भी अब जालिम लोगों की तरह मज़लूमों पर जुल्म करोगे? नहीं, मैं तो बस इंसाफ का बोलबाला करूँगा। तुम अपने आप को अभी से ही समझा लो, क्योंकि बाद में मैं जो कुछ तुम्हारे साथ होगा तुम्हें समझने के लिए ज़रा भी वक्त नहीं मिलेगा। अगर तुम लोगों को बचपन के किस्से भी याद करने हैं तो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में याद करो, ताकि मुझे भी पता चले कि किस बारे में बात हो रही है। दादा जान, आप इसके साथ बैठकर बातें करें, तब तक मैं डेरे से होकर आता हूँ। कुछ ज़रूरी मामलात को हैंडल करना है, बाद में चले जाना। दादा ने इसको रोकना चाहा, मगर वो इनके बाद अनसुनी करता हुआ तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया था। वो सामने ही खड़ी शैतान की नानी से टकराते टकराते बचा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, वो तुम्हारे लिए नामहरम है। आप अभी तो मेरे लिए नामहरम है। इसने अपने लब भेज लिए थे। जो कहा है वो करो, मेरे साथ बहस मत किया करो। मैं आपकी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ, और अब वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। मैं सिर्फ अपने शौहर का ही हुक्म माना करूँगी। तुम्हारे शौहर को अगर मैंने तगनी का नाच ना नचाया तो मेरा नाम भी तैमूर ख़ान नहीं है।
तुम लोगों का दिमाग मैं अब अच्छे तरीके से ठिकाने पर लाता हूँ। इसने अपने भाई वहाब को कॉल मिलाई थी। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा प्लान है। प्लान नंबर 1, हम इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत इकट्ठे करेंगे और इसको जेल में भेज देंगे। प्लान नंबर 2, अगर हम इस काम में नाकाम हो गए तो हम शैतान की नानी को वो वीडियोस दिखा देंगे जिसमें वो दूसरी औरतों के साथ मौजूद था। अगर ये भी प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि इसकी आंखों पर तो सारिम की मोहब्बत की झूठी पट्टी बंधी हुई है, वो तो इतनी आसानी से इन बातों पर यकीन नहीं करेगी कि वो तो कह देगी कि तुम लोग मुझसे जलते हो और ये AI एडिटेड है। तो इस सूरत हाल में हम सारिम को ही अगवा कर लेंगे। जब दूल्हा ही मौजूद नहीं होगा तो फिर निकाह कैसे होगा। वो बहुत ही गौर से अपने भाई की बातें सुन रहा था। इसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज़ चलता है, बस कभी गरूर नहीं किया। पहले और दूसरे प्लान को इग्नोर कर दो। मुझे तीसरा प्लान बहुत ही पसंद आया है। अब हम यही काम करेंगे। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, नरमीन ख़ुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। इसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली थी, जहाँ पर कोई भी इस पर रोक टोक करने के लिए मौजूद नहीं था। सारिम के माँ बाप दोनों ही लंदन में सेटल थे, जबकि सारिम ने उसे वादा किया था कि वो इसके साथ पाकिस्तान में ही रहेगा। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो इस पर पाबंदियाँ लगाने के लिए सास ससुर मौजूद ही नहीं होंगे। यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी की मालिक होगी, दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियाँ रखा करेगी, अपने शौहर के पैसों पर अय्याशी किया करेगी। ना तो इसको शरारतों से रोकने के लिए दादी जान होंगी, ना ही कोई और कज़न वगैरह होगा। तैमूर साहब का तो दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं होगा। इसका जहाँ भी दिल करेगा वो घूमने के लिए निकल जाया करेगी। यही ख्वाब वो उठते बैठते सोते जागते देखती थी। एक दिन वो अपनी कज़न के साथ मार्केट गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोड की दूसरी जानिब जाकर पार्क की थी। चलो कोई बात नहीं, हम रोड क्रॉस करके चले जाते हैं, शैला ने कहा तो वो थोड़ी सी हिचकिचा गई थी। उसे रोड क्रॉस करते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता था। शैला तो उसे पीछे छोड़कर खुद आगे निकल चुकी थी। उसे लगा था कि वो खुद ही चली आएगी। नरमीन तेज़ रफ्तार गाड़ी को नहीं देख पाई थी। गाड़ी के साथ जाकर लगी। होश और आवाज़ होने से पहले इसके कानों में शैला की चीखती हुई आवाज़ गूंजी थी। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा था। वो कोमे में जा चुकी थी। 2 महीने गुजर चुके थे, मगर वो अभी तक कोमे से उठी नहीं थी। एक्सीडेंट पे इसकी टांगों पर भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर वो होश में आ भी जाती है तो वो चलने फिरने की पोजीशन से महरूम हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि वो दोबारा चलने फिरने के काबिल हो जाए तो फिर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसको रोज़ एक्सरसाइज करवानी होगी। सारिम ने इसके साथ मंगनी भी तोड़ दी थी, क्योंकि उसे एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़की मिल गई थी। आजकल वो इसके चक्रों में था। दादी जान को जब ये पता चला तो इनके दिल पर ज़ोर से घूंसा लगा था। वो जानती थी कि इनकी बहुत ही सारिम से मोहब्बत करने लगी थी। पोती सारिम से मोहब्बत करने लगी है। जब वो होश में आएगी और उसे इस हकीकत के बारे में पता चलेगा तो वो बुरी तरह से टूट जाएगी। वहाब खुद इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। वो रोज़ शाम के वक्त इसके पास आता था, घंटों बैठकर इसी से बातें करता रहता था। इस दौरान तैमूर एक बार भी इससे मिलने नहीं आया था, तो इस छोटी सी लड़की को इस हालत में नहीं देख सकता था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो बहुत कमज़ोर होती चली जा रही थी। इसके सर से बाल भी झड़ रहे थे। इसकी हालत देखकर दादी जान खून के आंसू रोती थी। तकरीबन 1.5 साल के बाद वो होश में आई थी। उसे लग रहा था कि वो गहरी नींद से जागी हो। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। इसे उठने की कोशिश की थी, मगर उठ भी नहीं पा रही थी। टांगों को हरकत देने की कोशिश की तो टांगें भी शल थीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इसे कांपते हुए लहजे में अपनी दादी जान से सवाल किया था, जो कि इसको अपने गले से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, मेरा सब कुछ। दादी जान, मुझे क्या हुआ है और मैं कितने दिनों से यहाँ पर मौजूद हूँ और सारिम कहाँ पर है? इसने लड़ते हुए लहजे में सवाल किया था। 2023 में इसका एक्सीडेंट हुआ था और अब 2025 था। जब इसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो वो दोबारा से बेहोश हो गई। इसकी होश की खबर सुनकर तैमूर भागा हुआ अस्पताल आया था। ये ठीक तो है? हाँ, ये ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इसको इस तकलीफ़ से बाहर निकालूंगी। आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मुझ पर भरोसा रखें। जब दोबारा से होश में आने के बाद उसे पता चला कि सारिम ने उसे मंगनी तोड़ दी, हर वो चलने फिरने की पोजीशन से महरूम हो गई है, तो वो दाढ़ें मार मार कर रोने लगी थी।
पूरे अस्पताल में इसके चीखने और रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। सब खानदान वालों की आंखें आशिक बाहर थी। वहाब तो 2-3 बार कमरे से बाहर निकला था क्योंकि वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। उसे वापस हवेली में शिफ्ट कर दिया गया था। दादी जान तो बूढ़ी थी, वो इसको एक्सरसाइज नहीं करवा सकती थी। वो तमाम कज़नें जिनके साथ मिलकर एक्सरसाइज वगैरह करती थी, उन्होंने भी उसे निगाहें फेर ली थी। सब लोग ही अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। किसी के पास भी इतना वक्त नहीं था कि वो उसे सुबह और शाम एक्सरसाइज करवाएं। दादी जान आती थी, इसको दवाई देकर चली जाती थी और उसे फ्रूट वगैरह काट कर दे दिया करती थी। तैमूर इन दिनों अपने इम्पोर्टेंट केस में मसरूफ़ था। काफ़ी दिनों के बाद जब वो इससे मिलने के लिए आया तो वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। तैमूर को देखकर इसने अपनी गर्दन फेर ली थी। वो इसके कदमों में बैठा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। चंद लम्हों के लिए तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने पूरे होशो आवाज़ में कह रहा हूँ। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस तकलीफ़ से बाहर निकाल दूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इसने टूटे फूटे लहजे में जवाब दिया था। उसे तो लग रहा था कि तैमूर इसका मजाक बनाएगा, इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगा, क्योंकि इसने तैमूर को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। शायद अकेला रहने की वजह से इसकी ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसी वजह से वो कुछ भी सोचती रहती थी, मगर तैमूर ने इसकी सारी ओवर थिंकिंग के आगे स्टॉप लगा दिया था। सब खानदान वाले बातें बनाएंगे कि आपने एक टूटी हुई टांगों वाली लड़की से शादी कर ली है। मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम दोबारा चलने फिरने के भी काबिल हो जाओगी। मुझ पर भरोसा रखो। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको हमेशा से ही तंग करती थी। मैंने हमेशा आपका मजाक बनाया, आपके लिए परेशानियां पैदा की, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसी वजह से ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। सरसरी अंदाज में इसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। जितनी तेज़ी से वो आया था, इतनी तेज़ी से वो कमरे से बाहर निकल गया था। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? इसने अपने आप से सवाल किया था। इसने अपने आप को चुटकी काटी, मगर मंज़र बदला नहीं था। एक तरफ सारिम था जो उसे मोहब्बत का एतराफ़ करता था, लेकिन उधर वो कौमे में गई और उधर सारिम ने दूसरी शादी कर ली थी। जबकि इन 1.5 सालों में तैमूर ने किसी भी औरत की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। इसकी अम्मा ने इसको शादी के लिए राज़ी भी करने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हो गई थी। इसकी ज़बान पर सिर्फ़ और सिर्फ इस छोटी सी लड़की का ही नाम था कि अगर मैं शादी करूँगा तो नरमीन से करूँगा, इसके अलावा किसी और से नहीं। दादी जान तो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मगर ताई जान माइंड कर गई थी। इनका बेटा DSP था, एक बहुत बड़े ओहदे पर था। वो इसकी शादी कैसे अपनी अपाहिज भतीजी के साथ कर सकती थी? उन्होंने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया था, मगर तैमूर ने इस बार अपनी माँ की बातों को भी नज़रअंदाज कर दिया और यूँ दोनों का बहुत ही सादगी के साथ निकाह हो गया था। वो जानता था कि वो लड़कियाँ भी ज़ाहिरी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से इसने इसके साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं किया था, मगर वो इसका हद से ज़्यादा ख्याल रखता था। रोज़ सुबह उठकर इसको एक्सरसाइज करवाता था। 2 महीने गुजरे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद से वॉक करने के काबिल हो गई थी। अब वो थोड़ा सा चलकर अपने छोटे छोटे काम खुद भी कर लेती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी तैमूर की मोहब्बत में गिरफ़्तार होती जा रही थी। इसको एहसास हो रहा था कि वो इंसान वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता है। वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की तस्वुर करने लगी थी। जो बातें इसको तकलीफ़ पहुंचाती थी, तैमूर इन कामों से परहेज़ करता था। वो अपनी माँ के सामने भी इसके लिए डट कर खड़ा हो जाता था। इसकी ताई जान ने भी नरमीन को डांटना छोड़ दिया था। 1 साल के अंदर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई थी। वो पहले की तरह चलने फिरने लगी थी और इसमें सारा क्रेडिट तैमूर को जाता था। अगर वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी होता था, तब भी अपनी बीवी के लिए वक्त निकालता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें वो हवेली लौटकर वापस ना आया हो, क्योंकि जानता था कि वो छोटी सी लड़की परेशान हो जाती है। वो दोनों इस वक्त गाँव में मौजूद झील के किनारे बैठे हुए थे। इसने अपना सर तैमूर के कंधे पर रखा हुआ था और उसे धीमे लहजे में अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। तैमूर को लगा था कि किसी ने दुनिया भर की दौलत इसके कदमों में लाकर रख दी हो।
वो अंदर तक सरशार हो गया था। इस छोटी सी लड़की ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैमूर के हवाले कर दिया था। अब वो उसे मज़ीद दूर नहीं रह सकती थी। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।